नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर करना जो उनको पुस्तकों, मैगजीन या कहीं और ना मिले, उसको उपलब्ध कराना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित कुमार जी। अमित कुमार जी का अभी 65वीं बीपीएससी परीक्षा का जो परिणाम आया है, उसमें अमित जी को आरडीओ का पद अपने लिए सुनिश्चित हुआ है या सुनिश्चित किया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका डायलॉग मंच के ऊपर अमित कुमार जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अमित जी, आपको पहले सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अचीवमेंट को लेकर और जो आपने ये उपलब्धि हासिल की इसको लेकर। थोड़ा सा पहला थैंक यू। प्रश्न हमारा यही रहेगा आपसे कि थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, आप क्या तैयारी कर रहे थे, आपकी एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा बारे में ब्रीफ कीजिए। यस सर, जो प्रारंभिक शिक्षा मेरी रही है सर 12th तक की, वो बिहार बोर्ड से हुई। ओके। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है। मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच रहा है। ओके। और ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज से, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज था मेरा। ओके। उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद से ही सर मैंने वो सिविल सर्विस परीक्षा तैयारी करने का वो निश्चय किया था। तो तब से मैं लगा हुआ हूँ सर। तो इनिशियल जो बैटल था सर, वो यूपीएससी पे ज्यादा फोकस था मेरा। तो ओके। 2 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए हैं। तो उसके बाद वहाँ सफलता नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा इधर उधर मैंने कोशिश करी। फिर बीच में एक सीईटी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है 2019 में, वो मैंने एग्जाम दिया था। तो वो उसमें मैं क्वालिफाई कर गया था। फिर 2019 के अक्टूबर में 65वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, तो वो भी क्वालिफाई हुआ। लेकिन 65वीं बीपीएससी का मेंस और सीएपीएफ का इंटरव्यू दोनों क्लैश कर रहा था। तो ऐसे बीपीएससी ऑफिस में गया था कि आप डेट चेंज कर दो। उन्होंने डेट चेंज भी किया था, लेकिन मैं बीपीएससी पे इतना फोकस था कि मैंने उसको इंटरव्यू को छोड़ दिया। ये हटाओ, आप रखो अपने पास। चलिए हाँ, चलिए। ये अगर देखा जाए तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है 65th। मैंने 64th बीपीएससी का भी एग्जाम दिया था, लेकिन वो 2018 में यूपीएससी कितना ज्यादा फोकस था। और जो अक्टूबर नवंबर में बीपीएससी का एग्जाम होता है, वो जो अक्टूबर नवंबर जो साइकिल होता है यूपीएससी वाला, वो मेंस के टेस्ट सीरीज का साइकिल होता है। उस समय सितंबर में सारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते हैं। तो 64th बीपीएससी का मैंने फॉर्म डाला था, एग्जाम भी दिया था, लेकिन वो स्टडी नहीं हुई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो 65th बीपीएससी में हुआ था मेरा प्रीलिम्स। उसके बाद बहुत बढ़िया। देखिए, मतलब यूपीएससी की आपने प्रिपरेशन की और 2 बार आपने अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो फिर आप बीपीएससी में आए। ये कहा भी जाता है कि भाई अगर थोड़ा सा आप बड़ी तैयारी कर ले तो क्या है ना, आईएएस नहीं बने तो पीसीएस तो बन ही जाओगे। तो उसी थ्योरी में आपने कार्य किया और आपका सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छे। इस पूरी परीक्षा के दौरान से हम लोग प्री यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी में जब आपने किया है, आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या रहा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रही प्री को लेकर, मेंस को लेकर, या कोई भी टॉपिक, सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, कुछ भी आपको जो मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती ये था, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था मेरे हम्म, तो ऐसे शुरुआत जब किसी चीज की होती है सर, तो चुनौती तो हर चीज में होता है। जैसे कि प्रीलिम्स, जब जैसे कि ऐसे लगता है कि अरे यार यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, प्रीलिम्स बीपीएससी कर दूंगा तब तो हो ही जाएगा। लेकिन जब सच में पढ़ने का जब सच में शुरुआत होता है, तब प्रॉब्लम होती है। उस समय टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में ये था कि इनिशियल जैसे कि 1 महीने पढ़ा तब टेंशन हुआ, लेकिन 1 डेढ़ महीने के बाद में जब अच्छे नंबर आने लगते हैं तब कॉन्फिडेंस होने लगता है। और अगर पर्सनल को। लेवल पे बात करें, तो सबसे ज्यादा तकलीफ सर इंटरव्यू में हुआ था। मैंने ओके। 10 मॉक इंटरव्यू दिए थे। 10 मॉक ओके। इंटरव्यू 3-4 दिन में जुड़ा हुआ था। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ पाता। एक अजीब सी लेवल था, वो अलग भी था, क्योंकि 66 बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। यूपीएससी का मैंने इस वक्त फॉर्म नहीं डाला था, और इस 65 बीपीएससी के चक्कर में मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें ठीक ठाक मेरे नंबर आ रहे थे। मैंने वो उसका इंटरव्यू छोड़ दिया था, मतलब कि जॉब छोड़ दी थी एक तरीके से आप कह सकते। तो प्रेशर बहुत ज्यादा अंदर से कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले 2 साल तक फिर से इसी साइकिल में रहना है। तो प्रेशर की अगर बात किया तो इंटरव्यू का बहुत ज्यादा था कि इतने मॉक देने के बाद भी अंदर से वो कॉन्फिडेंस और वो नहीं मिल रहा कि जैसे कॉन्फिडेंट तरीके से आदमी जवाब दे दे। मतलब कि हमेशा डर लगा रहता था, एक क्वेश्चन भी गलत होता था एकदम मोराल बहुत डाउन चला जाता था। तो प्रेशर सबसे ज्यादा इंटरव्यू में हुआ है।
तो जो ये प्रेशर था, जो इंटरव्यू का आपको पढ़ना प्रेशर हो गया था, तो फिर इंटरव्यू कैसा रहा आपको? थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि वहां पे कैसा रहा। ठीक है, आपने 10 मौके दिए, वो अलग कहानी हो गई, लेकिन जब आपको अब बोर्ड में एंट्री करना है, थोड़ा स्टार्टिंग से बताइएगा, ताकि हमें पता चले कहाँ पर आप डाउन हो रहे थे, कहाँ पर आप अप हो रहे थे। पूरा एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से, जितना आपको याद है बताइएगा। मॉक इंटरव्यू में एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था सर कि 4-5 मॉक बड़े अच्छे हुए थे, 4-5 ओके। मॉक मतलब कि वो मेरा मीडियम लेवल का नहीं होता था, या तो बहुत अच्छा या बहुत खराब चला जाता था। ओके। तो पूरे इंटरव्यू में मैं जितने मॉक दिए ना, तो उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि जो मेरा पोर्शन होता है, जैसे कि मेरा ये ऑप्शनल या हॉबी मेरा, इस पे इंटरव्यू का अगर शुरुआत का 5 मिनट डल जाता था तो बड़ा अच्छा चला जाता था। ओके। तभी तो 50 था कि कैसा जाएगा, लेकिन फिर भी वो अंदर से डर डर लगता है। लेकिन एक होता है ना कॉन्फिडेंट थोड़ा सा होके टाइट बैठ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो कोशिश तो मैंने वैसे ही करी अंदर जाके, लेकिन इंटरव्यू का दिन बड़ा अच्छा था। शुरुआत जो मेरा शुभेंदु सर का बोर्ड था, हाँ हाँ। तो शुरुआती जैसे कि उनका यही था कि अच्छा, मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आपका हॉबी क्या है। ओके। ठीक है, हॉबी क्या था, जैसे कि हॉबी मेरा हिंदी साहित्य पढ़ना, हिंदी कविता पढ़ना और फिल्में देखना, ये मेरा हॉबी। ठीक है, मैंने बताया उनको, तो फिर वहां से वो सीधे प्रेमचंद पे आ गए ओके। कि आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य में सबसे महान लेखक कौन है। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि महान लेखक कौन है, तो मैंने सोचा कि महान थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिव टर्म हो जाता है। कोई आदमी किसी को महान भी कर सकता है, प्रेमचंद के बहुत सारे क्रिटिक भी हैं। तो मैंने थोड़े से वैसे में जवाब दिया कि सर अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद एक महान लेखक हैं, और शरद चंद्र ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी। उसके बाद अच्छा अच्छा करके बोले कि प्रेमचंद के 5 उपन्यास का नाम बताइए। मतलब कि बड़ा इजी। जैसे कि हॉबी से बहुत, जैसे कि मैंने मॉक इंटरव्यू जो दिया था ना, उसमें हॉबी बड़ा डीप में चले जाते थे कि आपने बिल्कुल। कौन सा नॉवेल पढ़ा है, नॉवेल के कैरेक्टर का, नॉवेल के कैरेक्टर की फिलॉसफी, नॉवेल से क्या सीखा है। हम्म। लेकिन वहाँ इंटरव्यू में बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन क्वेश्चन प्रेमचंद के 5 नॉवल बताएं, प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। शुरुआत का 5 मिनट इतना अच्छा चला गया ना, तो मोरल बूस्ट हो गया मेरा। तब कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद जो आईआर पे शिफ्ट हुआ, 20% मेरा इंटरव्यू का पोर्शन हॉबी था और 80% आईआर। और आईआर पे हल्का फुल्का मुझे ऐसा लगता है कि कमांड टाइप का है, तो मैंने मैनेज कर लिया था। एक क्वेश्चन बस मैं जवाब नहीं दे पाया था। एक सर थे, उनने पूछा था कोई गुप्ता दो करके नाम लिया था, जो साउथ अफ्रीका से जो भाग गए हैं, जो गुप्ता ब्रदर्स, उनका नाम लिया था। गुप्ता जो थे ब्रदर्स, उनका नाम लिया। उन्होंने कहा इनको जानते हैं आप? और मुझे नहीं पता था, हल्का फुल्का दिमाग में आ रहा था। मैंने सोचा गेस से बढ़िया सॉरी सर बोलते। जैसे ही सॉरी सर बोला, वो कूद पड़े कि कैसे आईआर है आपका ऑप्शनल, इतनी छोटी चीज नहीं पता है। फिर वो उस चीज को लेके जब उनको पता चला कि इसको नहीं पता है, तो उसी पे उनका जो पूरा पोर्शन था मेरा, जैसे कि 4 बोर्ड मेंबर्स में वो जो सर थे उन्हीं का थोड़ा सा मेरा खराब हुआ था। उसके बाद वो एक्स्ट्राडिशन पे चले गए कि इंडिया की एक्स्ट्राडिशन की क्या पॉलिसी है, ये मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट। मैंने कहा कि सर मैं एग्जैक्ट पॉलिसी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो जो अप्रोच अपना होता है एक्स्ट्राडिशन को लेके, कुछ कुछ देश से ट्रीटीज हैं, मतलब कि जैसे तैसे मैंने उनको मैनेज किया। एग्जैक्ट मुझे एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी नहीं पता थी। फिर उनने और पूछा था कि एक्स्ट्राडिशन पे मेन उनका फोकस, फिर जब वो मैंने नहीं बताया ना, तो एक्स्ट्राडिशन पे ही हो गया कि अगर कोई दूसरे देश का क्रिमिनल हो या सो कॉल्ड क्रिमिनल हो जो इंडिया में छुपा हो, तो इंडिया को उसको एक्स्ट्राडिट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। फिर उस पे जो विजय माल्या वाला केस चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने उसको एक्स्ट्राडिट कर दिया, फिर उस पर लीगल प्रोसिक्यूशन हो उसका, तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, ये सब चीजों को देख के एक्स्ट्राडिशन की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। तो ओवरऑल इंटरव्यू बड़ा अच्छा था। बस वो 2 क्वेश्चन में मुझे बस सॉरी सर बोलना पड़ा था, वो गुप्ता ब्रदर्स वाले में, और इंडिया की एक्सट्रेडिशन पॉलिसी क्या है। और मैंने एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा था सर ने सबसे लास्ट में कि अभी राम मंदिर बन गया है, तो राम मंदिर में तो आप जान ही रहे हैं पूरा हिंदू हिंदू हो रहा है, तो बताइए कि इससे रिलीजियस पॉलिटिक्स तो समझ में आता है, कास्ट पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम सोचे कि सर थोड़ा घुमाते हैं, हम पूरा राम मंदिर का इम्पोर्टेंस बताने लगे कि सब कल्चरल इम्पोर्टेंस है, टूरिज्म डेवलप होगा। सर ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप एग्जैक्ट जो पूछ रहे हैं वो बताइए कि कास्ट पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो कास्ट पॉलिटिक्स पे मैंने कहा कि सर उसका रिलीजियस पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ेगा अगर, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई खास रेलेवेंस उसका है, क्योंकि अगर एंशियंट इंडिया टाइप की सिचुएशन है नहीं, प्रेजेंट टाइम पे सारे कास्ट के लोग राम मंदिर जा सकते हैं। तो कास्ट पॉलिटिक्स का मैंने वो मैनेज किया कि वो, क्योंकि सर बहुत डीप में चले गए थे कि उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो लोग कह रही हैं कि थोड़ा सा इससे जो ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स है वो स्ट्रेंथन होगा। अब अब वो सर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसमें हाँ भी नहीं मिला सकते, तुरंत पलट जाएगा। हम तो सीधे डिनाई कर रहे थे कि सर मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है कि कोई पार्टी ऐसा कुछ बोल रही है। ओवरऑल डर था सर में, लेकिन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, मतलब कि मुझे दे के बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि शुरुआत का 5 मिनट जो मेरे डोमेन में पड़ जाने से बहुत सही गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू में बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंटरव्यू में कम रह गया। इंटरव्यू में मार्क्स 78 नंबर मिले। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, 80 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन थोड़े पता नहीं कुछ उनने सोचा हुआ कि डरा हुआ है या कुछ है, थोड़ा कम, 5 नंबर कम, 7 नंबर कम इंटरव्यू में जाएगा। कितने मिले ऐसे कितने नंबर बताए? 78 मार्क्स मिले हैं सर। 78 मार्क्स थोड़ा सा ठीक है, नोट कम नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर आते भी 80 प्लस हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन एवरेज नंबर थे, कोई इशू नहीं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया इंटरव्यू में लेके, राम मंदिर को लेकर। अब देखिए, डिपेंड करता है कि हम कैसे अप्रोच उसको इम्प्रेस कर सकते हैं बातों को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन उनका राम मंदिर को लेकर, और बहुत अच्छे से वो पॉलिटिक्स की ओर घुमाना चाह रहे थे कि सपा बसपा के ऊपर, भाजपा के ऊपर। तो वो थोड़ा सा ना जनरल और अदर कास्ट के ऊपर वो घुमाने की कोशिश कर रहे थे हमको, तो अच्छे से हैंडल भी किया, लेकिन बढ़िया है। क्वेश्चन को वही आईआर में क्वेश्चन हुआ, जैसे गुप्ता ब्रदर्स के बारे में बात करें, वो यही यूपी के ही सालनपुर के थे वो दोनों अच्छा। भाई, जो हाँ पास के, तो चले गए। तो वहाँ पे काफी कंट्रोल कर लिया था वहां पर। साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी प्रॉपर्टी वगैरह खूब अच्छे से, गवर्नमेंट तक उनसे होने लगी थी, गवर्नमेंट तक मतलब मंत्री तक तय करते थे, वो इतना कंट्रोल उनका हो गया था अफ्रीका के अंदर। तो कि कौन मिनिस्ट्री में जाएगा, कौन मिनिस्ट्री में रहेगा, तो उतना कंट्रोल उन लोगों का था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। लेकिन ये गुप्ता ब्रदर्स वाली क्वेश्चंस को आईआर में जोड़ के देखना है थोड़ा सा, तो करंट का क्वेश्चन है, एक आईआर का इसमें नहीं कह सकते। आईआर क्वेश्चन हाँ वो सब थे आपके, जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात हम करें, पॉलिसीज की बात करें, और मोस्टली पॉलिसी कौन पढ़ पाता है कि नीति, भाई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ ली बहुत है, फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली बहुत है, अब एक्सट्रेडिशन पॉलिसी थोड़ी। पर हाँ ये है कि भाई विजय माल्या का केस चल रहा था, इसके अलावा नीरव मोदी का, तो इसलिए कई क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया होगा पॉलिसी क्या है, बहुत बढ़िया। पर आपने अच्छे से हैंडल किया है, ये बात अच्छी बात है। और हॉबी से शुरुआत हुई, हॉबी एक्चुअली लिखी भी इसलिए जाती है कि थोड़ा सा बच्चे का इंटरेस्ट एरिया में घुस जाओ। हॉबी का मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हॉबी लिखवाने का मोटिव क्या होता है, वो जानना चाहते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो भाई कोई खास होती है हॉबी, भाई खास हॉबी रख के तो ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो कुछ है नहीं। कोई कविता पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, सबके अलग, कोई कुकिंग भी कर रहा है। हॉबी रखने का मोटिव यही होता है रखने का, कि ताकि वो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है और बच्चा उसमें के खूब आंसर दे, और हमारे लिए खूब सारे क्वेश्चन उसमें बने, उनसे खूब क्वेश्चन करें और उसके अंदर घुस जाए। इंटरव्यू यानी कि अंदर घुसना है, इंटर का व्यू, अंदर का व्यू क्या है तुम्हारा, दिखाओ। तो हॉबी क्या होता है, हॉबी से आदमी जुड़ा होता है, उसको प्रेम करता है हॉबी से। तो हॉबी पे जैसे डिस्कशन शुरू होगा तो जो बोर्ड है वो कैंडिडेट के अंदर उतर जाता है कि अच्छा अब तुम बताओ बेटा, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो हॉबी से इंटरेस्ट, लेकिन उसमें आपने अच्छे से हैंडल किया, बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं थोड़ा सा प्री और मेंस की बात करें, तो प्री और मेंस के लिए आपकी क्या खास स्ट्रेटेजी रही है? तो इंटरव्यू चर्चा चली गई थी, तो हम वहीं बैक जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो प्री से होती है। तो प्री को लेकर भय कुछ रहा, या कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई प्री और मेंस के लिए? तो प्री के लिए भय था, भय है और भय रहेगा सर, क्योंकि अभी तक बात एक ही बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है सर, 65 का, 64 में नहीं था, 66 में थोड़ा सा इशू हो गया था, ये जो मेंस जो 65 का हुआ था और 66 की था, उसमें 20-25 दिन का गैप था, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में हो गया था कि एक बार निकल गया कैसे नहीं निकलेगा, उस चक्कर में कम मार्क्स सही लेकिन रह गया। प्रीलिम्स के लिए सर सबसे बड़ा बात क्या है कि यूपीएससी का के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी, जैसे कि यूपीएससी वाले मतलब कि बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं,
लेकिन छोटी छोटी उनको लूसेंट पढ़ने में जरा भी मन नहीं करता है। करंट अफेयर जो वन लाइनर्स होते हैं, मतलब कि एकदम अनबियरेबल हो जाता है। स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि घटना चक्र पढ़ लो, तो तनाव हो जाता है, ये क्या पढ़ने को बोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, प्री को लेकर तो बात। फिर हाँ, तो प्रीलिम्स को लेके हमेशा से ही फियर तो रहा है सर। और यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के कारण वो जो बेसिक होता है ना, जो लूसेंट या वन लाइनर करंट अफेयर या वन लाइनर हिस्ट्री, ये नहीं हो पाता। और हो भी पाता तो समय कम दे पाते हैं उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ अक्टूबर नवंबर के टाइम पे चलता रहता है। तो बहुत अगर बढ़िया। बीपीएससी में प्रीलिम्स निकालना है, तो अगर पिछले साल की कट ऑफ की बात की जाए, अगर थोड़ा सा ओवरऑल देख लिया जाए, तो पहले तो 100 के आसपास कट ऑफ जाता था, लेकिन पिछले बार एक ट्रेंड सेट हो गया है 108। तो ओके, वही मान के चलना है कि मतलब कि 150 में 108 10 नंबर लाने हैं, तभी excellent, होगा। बहुत बढ़िया। और अगर पूरा पेपर का एनालिसिस किया जाए, तो साइंस के 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहते हैं, हिस्ट्री के 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं, और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहते हैं। तो इन तीनों, साइंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री को मिला दिया जाए तो 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो अगर साइंस, हिस्ट्री और ये करंट अफेयर डन हो गया, तब प्रीलिम्स डन हो जाएगा। तो बहुत अगर बढ़िया, बुक्स की साइंस, बात हिस्ट्री करें और तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर, तो बहुत बढ़िया। बेसिक वही है कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से काम नहीं चलेगा, वो बहुत छोटे छोटे वन लाइनर पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हिस्ट्री के लिए भी वन लाइनर घटना से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए करंट अफेयर का कोई एक बुकलेट आता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अच्छे से 5-6 बार, क्योंकि करंट अफेयर पहली बार बंदा पढ़ता है, तो 5-6 बार जब तक नहीं पढ़ने से कमांड नहीं आता है, तब 5-6 बार पढ़ने से 30 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, 20-22 हो जाते हैं इसके 3-4 बार बहुत पढ़ लेने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साइंस साइंस का भी वही है सर, साइंस के लिए भी लूसेंट या फिर घटना चक्र, वन लाइनर कोई भी। इन तीनों में 90 में से 80 नंबर सिक्योर हो गए। 10 नंबर का मैथ्स आता है, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो तो वो 10 में से, जैसे कि मेरे जो दोनों बार 65 या 66 में दोनों में 10 में से 10 मैथ सही हो जाते हैं। तो मेरे लिए स्ट्रगल रहता है कि 140 में से 100 नंबर लाने, 140 में से 90 नंबर लाने, तो 10 में से 10 आ ही जाते हैं। बहुत 10 बढ़िया। मैथ्स आता है, और पॉलिटी वगैरह के बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चन आते हैं, तो वो हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है। 10 क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा अंदर डीप में आर्टिकल वगैरह पूछ लेंगे, तो वो एक दो छूट जाता है, लेकिन ऐसे हो जाता है। तो ओवरऑल बहुत मैं कहूँ तो प्रीलिम्स के लिए अगर 1-1.5 महीने में तैयारी करनी है, तो ये तीनों पे कमांड कर लिया जाए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। और उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऊपर ऊपर कहीं से भी देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सा बता दिया कि भैया आप साइंस अच्छे से कर लीजिए, हिस्ट्री अच्छे से कर लीजिए, और करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लीजिए, तो प्री आपका 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। ज्यादा आपको है ना तनाव लेने की जरूरत नहीं है प्री के लिए, इजीली आपका प्री हो जाएगा। हम मेंस की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें, कि मुख्य परीक्षा में जीएस की बात करें या कंपलसरी पेपर की बात करें, उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? अच्छा, मेंस के लिए जैसा सर मैंने ऑप्शनल के टाइम पे भी बताया था, क्योंकि जैसे कि मैं जी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, जी, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं हमेशा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए रहता था बिल्कुल। मेंस का। तो राइटिंग हैबिट, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं कि बीपीएससी के रिजल्ट होने के बाद मैंने लिखना शुरू किया, मैं लिखता था, बस स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। ऑप्शनल हो या जीएस हो, बीपीएससी थोड़ा अलग हो जाता है। बिल्कुल। और जीएस में यूपीएससी में 1.5 पेज का 15 और 20 नंबर का वो रहता है उसका हम्म, के क्वेश्चन, 1.5 से 2 पेज का आंसर लिखने होते हैं। यहाँ 38 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 36-38 नंबर का, जिसमें 4 पेज लिखने होते हैं। बिल्कुल। तो हल्का डिटेल में जाना पड़ता है, तो 4 पेज के हिसाब से वो पढ़ना पड़ता है। तो चूंकि, हम्म, और अगर पूरे हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 1 का सेक्शन 1 हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इनके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत हिस्ट्री बिल्कुल। में वही वही 10-15 क्वेश्चन है, 10-15-20 उसी में से मिला जुला के वो आ जाएगा। हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 3 चुन के लिखना होता है। तो अगर आपने 14-15 रटे रटाए क्वेश्चन कर रखे हैं, या तो वो ट्राइबल मूवमेंट हो, या रोल ऑफ बिहार इन इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, या 1857 हो, कुंवर सिंह हो, एजुकेशन इन बिहार हो, बिहार एज ए सेपरेट स्टेट, और अगर आर्ट आर्ट एंड कल्चर में ये हो जाता है पाला आर्ट, और पटना कलम और मौर्यन आर्ट, यही 10-15-20 क्वेश्चन में से उनके 3 क्वेश्चन आने हैं। ये तो बहुत रटा रटाया है, ये तो रट के बस वहां लिखना होता है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा यूनिक कुछ डाल दें। तो बहुत जैसे कि 65 बीपीएससी में पाला आर्ट का क्वेश्चन आया था,
तो हम क्या किए थे कि थोड़ा यूनिक करने के लिए पाला आर्ट लिखने के पहले पहले आर्ट का 3-4 लाइन का डेफिनेशन याद कर लेते कि आर्ट क्या होता है, आर्ट क्या होता है, फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक सर्टेन रीजन में एक आर्ट डेवलप हुआ, उसको पाला आर्ट करते हैं। फिर तब पाला आर्ट शुरुआत किया। अब जैसे कि इस बार 66 बीपीएससी में मेरा एक फ्रेंड दिया है पेपर, वो उसका इस बार पटना कलम आया है, तो पटना कलम का एक बंदा पेंटिंग बना के आया है। अच्छा। कुछ छोटा सा कर लिया था, हम्म, बना के आया। इससे इम्पैक्ट रहेगा कि थोड़ा सा मैथ हो या पेंटिंग हो तो 1-2 नंबर ज्यादा मिल जाए। बहुत तो जो बढ़िया। रटे रटाया क्वेश्चन है उसमें कंटेंट सबके पास है। 15 बिल्कुल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के कंटेंट इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हल्का सा कोशिश ये रहना चाहिए कि हल्का यूनिक हो जाए, डिफरेंट वो हो जाए, कैसे भी यूनिक हो किसी जाए। भी तरीके। बिल्कुल हाँ हाँ, हल्का सा यूनिक हो जाए। तो पेपर मेंस में जीएस पेपर 1 सेक्शन में हिस्ट्री, ये बहुत इजी वाला सेक्शन है। सेक्शन 2 हो जाता बिल्कुल है करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन। तो करंट बिल्कुल। अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन में जितने ज्यादा टॉपिक तैयार करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात होगी। तो बहुत आईआर बढ़िया। में तो वही 8-10 कंट्री के रिलेशन, 10-15 कंट्री के रिलेशन आदमी को तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। करंट अफेयर मैक्सिमम मैक्सिमम करंट अफेयर जितना हो सके। जैसे कि 65 बीपीएससी में एक यूनिक क्वेश्चन आ गया था, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर आ गया था करंट अफेयर में। और जैसे कि मेंस के लिए मैंने क्या किया था कि 3 टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया हुआ था मेंस के लिए, और वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर एक टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था। तो हम्म, मेंस का टेस्ट क्या होता है कि अगर मैं क्वेश्चन करता भी नहीं था ना टेस्ट में, तो उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते थे उसके मैं नोट्स बना लेता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओके। फॉरेस्ट फायर के मेरे पास नोट्स बना हुआ था, डाटा हुआ था, वो मैंने अच्छे से लिख दिया। तो मैक्स एक खुद से होता है कि खुद से अभी की जैसे कि किसी को अगली बार का मान लीजिए मेंस देना है, 2-3 महीने टाइम है, तो वो खुद का बुकलेट करंट अफेयर बुकलेट से देख के 10-15-20 टॉपिक खुद से समझ आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस बहुत पे नोट्स बढ़िया। बना लेने चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज से जो भी मटेरियल मिले, मटेरियल में क्वेश्चन मिले, उस पे एक बेसिक काम एक करना। 1.5 पेज नोट्स की वो रिवाइज जितना मैक्सिमम डायमेंशन वाइड होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि बीपीएससी में बहुत वो वाला सिस्टम, बहुत थोड़ा सा अजीब अजीब भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर किसी का 30 टॉपिक तैयार है, 40 टॉपिक तैयार है, 50 टॉपिक तैयार है, तो करंट अफेयर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि 4 पेज का जो कंटेंट होता है ना सर, यूपीएससी में 1-2 लाइन भी पता होता है तो बंदा एक्सटेंड करके 1 पेज लिख देता है। यहाँ 4 पेज का कंटेंट लिखना है, अगर हो थोड़ा जाएगा। सा डीप में पता हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो डीपली स्टडी करंट करना अफेयर के होगा। लिए, हाँ करंट अफेयर के लिए स्ट्रेटजी कि खुद से आप प्रिपेयर कीजिए टॉपिक, और उसके बाद 2-3 टेस्ट सीरीज लगा के रखिए, समय अच्छा खासा होता है। तो 20-30-40 जितने टॉपिक हो सके मैक्सिमम तैयार हो जाए। और पेपर 1 का जो सेक्शन 3 होता है वो स्टैट का होता है। और स्टैट क्या होता है कि स्टैट सिलेक्शन करवाता है। स्टैट गलत तो लिस्ट से बाहर, क्योंकि ओके। मार्जिन है ही नहीं, इतनी हार्ड मार्किंग होती है। क्योंकि 38 नंबर के जीएस का जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है, करंट अफेयर का, उसमें कोई कितना भी अच्छा आंसर लिख दे 20, 22, 24 नंबर मिलेंगे। जो खराब आंसर भी लिखेगा 4 पेज का लिख देगा उसको 18 मिलेंगे। मैंने बहुत अच्छा यूनिक डाला है, बीस हम्म, बाईस नंबर में, उससे 4 नंबर ज्यादा मिले। और लेकिन मैथ्स वाला सेक्शन 72 में 72 नंबर पूरे मिले। अगर बिल्कुल। इसमें करंट अफेयर और हिस्ट्री में बहुत अच्छा आंसर लिख दिया तो उधर एक एक मैथ गलत हो गया 10 नंबर, सीधे वो मैनेज हो जाएगा। 2-3 गलत हो जाएगा तब तो लिस्ट से बाहर ही हो जाते हैं। इस बिल्कुल वक्त बहुत दिक्कत है कि बिल्कुल। चूंकि इसी में क्या है ना सर कि ऑप्शनल है जो अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने बहुत अच्छा ऑप्शनल, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा गया है, लेकिन हम्म, ऑप्शनल में नंबर है 147 मार्क्स नंबर आए। तो सिलेक्शन उसी के कारण हुआ कि पेपर 1 में अच्छे नंबर आए, हम्म, क्योंकि स्टैट सही होगा तो सिलेक्शन होगा, स्टैट बहुत सही बढ़िया। नहीं होगा जैसे कि ऑप्शनल अच्छा जाएगा और स्टैट भी अच्छा जाएगा तो रैंक अच्छा आ सकता है। लेकिन ओके। अगर स्टैट गलत हो गया, 72 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो स्टैट जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको अगर स्टैट में दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक 10th लेवल का मैथ्स रहता है, रेशियो, परसेंटेज, यही सब बिल्कुल। छोटी छोटी रहती है, तो वो मैनेज हो जाता है। वो बहुत हम्म, हार्ड नहीं कि बहुत हाई लेवल का मैथ्स उसमें आता है। तो कोशिश मैथ्स का ये रहना चाहिए कि बेहतर है बेहतर आना चाहिए। अगर लिस्ट में नाम देखना है तो बेहतर है, मैक्सिमम मार्जिन हो सकता है कि 1-2 गलत हो जाए 10 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन 50 कम से कम आना चाहिए। मतलब वो बहुत। इजिली, मतलब कि अचीवेबल है, वो हो जाएगा। अगर जिसका मैथ्स अच्छा भी नहीं हो तो वो डेली एक मैथ्स प्रिपरेशन कर लेगा। मेरा मैथ्स थोड़ा सा अच्छा था, तो थोड़ा बहुत बस हम टाइम मैनेजमेंट के लिए वो करते थे कि कितने देर में क्वेश्चन हो पाता है मैथ्स का, एग्जाम में कितना टाइम देना।
ये तो पेपर 1 हो गया सर, पेपर हिस्ट्री, करंट अफेयर और मैथ। सारा तैयारी करने के बाद मतलब कि टेस्ट सीरीज तो देना ही चाहिए, सेक्शनल नहीं, फुल फुल टेस्ट सीरीज भी लोगों को देना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि 3 घंटा में क्या क्या चीज कैसे कैसे हो रहा है। और थोड़ा सा एक माइंड में टाइम का भी मैनेजमेंट होकर चलना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों से मैथ सॉल्व हो जाता है लेकिन टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, 1.25 घंटा लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। जैसे कि मैंने अपना मैनेज किया हुआ था कि मुझे मैथ 45 मिनट से 1 घंटे में करना है, और 45 मिनट से 1 घंटे में मेरा कुछ वही 55-56 मिनट में हुआ था, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं हुआ था। क्योंकि एक क्वेश्चन में इधर टाइम बढ़ जाएगा तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसको 10 मिनट देना है उसके लिए फिर 5 या 7 2 मिनट बचेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। और बीपीएससी में क्या है कि एक क्वेश्चन छोड़ने पर सीधे बाहर होना पड़ता है, 38 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर एक पेज भी 2 पेज भी आदमी लिख देगा तो 15-16 नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर वो छूट जाएगा तो 16 नंबर बहुत बड़ा मार्जिन होता है, सीधे बाहर। बहुत बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी प्रिपरेशन के बाद एक टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये हो जाता है। मतलब कि कहने में बहुत बड़ा शब्द लग रहा है टाइम मैनेजमेंट, बस एक बार सोचना होता है और एक टेस्ट सीरीज में इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। बहुत बिल्कुल। इजीली पेपर है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हुआ है, तो हाँ पहली हाँ। बार मैंने मेंस और हो गया है, तो हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टैट भी इतने ज्यादा हार्ड ये लोग नहीं पूछते। स्टैट में बस वही है कि 4 क्वेश्चन होता है, 4 में से 2 बनाना होता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि चारों क्वेश्चन एक एक बार पढ़ लें और देख लें कि कौन सबसे ज्यादा इजी है बनाना। बन तो सब जाएगा, कौन ज्यादा इजी है बनाने में, किसमें कम टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा देख के अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके। ये पेपर 1 का ये है सर। और अगर बिल्कुल पेपर 2 पे आए, में भी सेम 3 सेक्शन। पेपर 1 का पहला क्वेश्चन पॉलिटी का, बिल्कुल। पेपर 2 का इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, तो सब आ जाता है उसमें, और पेपर हम्म 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम्म 64वीं पीएससी तक जो पॉलिटी का सेक्शन था उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन 65वीं बीपीएससी से इन लोगों ने क्या किया है कि स्टैटिक क्वेश्चन अब नहीं आने लगे, डायनेमिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए मतलब कि वो वाला पढ़ना काम पड़ेगा। नहीं चलेगा। हाँ, जैसे कि पहले क्या होता था, वो मैंने भी किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं, वो लग रहा था कि पहले से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो 20-30 टॉपिक हैं, या तो गवर्नर हो, इलेक्शन कमीशन हो, उसके बाद हम्म से फाइनेंस कमीशन, जो पॉपुलर पॉपुलर प्रेसिडेंट हो, इस टाइप हम्म के, रोल ऑफ हम्म कास्ट, ये सब मैंने 4-4 पेज के आंसर तैयार कर लिए थे, रट थे, हम्म जाके लिखूंगा। लेकिन हाँ, और वो नए क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर वो आ जाए तो वो छूटने नहीं चाहिए। वो गवर्नर वगैरह बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, गवर्नर हम्म प्रेसिडेंट कि आए तो 3-4 आर्टिकल भी डाल रहे हैं, किसी कमेटी का व्यू भी डाल रहे हैं, 3-4 कमेटी भी डाल रहे हैं क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल। कोई जजमेंट मिल रहा है वो भी डाल। तो ये तो तैयार होना ही चाहिए, जो 20-25 कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो पहले आते थे रिपीटेड, और उसके बिल्कुल। साथ मतलब कि लक्ष्मीकांत का डीप स्टडी बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि जैसे कि 65वीं बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया था कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, बिल्कुल। इस टाइप का। कि क्या एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन ये था कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, आपका व्यू क्या है। अब थोड़ा सा इसमें डीप में अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या होता है, यूएस में कौन सा मॉडल है, यूके में कौन सा मॉडल है, हम लोगों ने कौन सा मॉडल अपनाया, क्यों अपनाया, वो अभी तक कैसे काम कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले 1-2 साल। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन स्क्रीन पे डाला गया, यही इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल ये बिल्कुल। वाला क्वेश्चन। तो ये मतलब कि इसके लिए थोड़ी डीप स्टडी की जरूरत है। पहले तो मतलब क्वेश्चन में ये बताना है कि हाँ, नॉन मतलब कि एग्जैक्ट वो सॉवरेन भी नहीं है, एग्जैक्ट फुल्ली इंडिपेंडेंट भी नहीं। जैसे कि इस बिल्कुल। वाले क्वेश्चन में मैंने एक ग्राफ करके इस्तेमाल बना दिया था कि ओके। पार्लियामेंट में कितना होता है, एक ब्रैकेट में लिख दिया था वो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो यूएसए मॉडल है, और बिल्कुल पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो यूके का मॉडल है। और हम लोगों ने एक बिल्कुल। बीच का मॉडल बनाया है जिसमें पार्लियामेंट सॉवरेन भी है और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी पावर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, अब जैसे कि इसका फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन मतलब कि कुछ ज्यादा कन्वेंशनल फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन नहीं है। बेसिक बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से ले लिया। बहुत तो बढ़िया। इसमें कौन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात हो सकती है, मतलब कि जहां जहां फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कि संविधान दे भी रहा है, ले भी रहा है, कहाँ कहाँ ले रहा है, वो सब डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। या तो इमरजेंसी के प्रोविजन हो जहाँ फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो,
और आर्टिकल 31 में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये सब चीजें। तो जो क्वेश्चन का ट्रेंड देखे पिछले 2 सालों का, पेपर 2 के पार्ट 1 के लिए थोड़ा सा बिल्कुल लक्ष्मीकांत हल्का सा डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। डीप अंडरस्टैंडिंग। और इसका जो यहाँ पेपर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अजीब क्वेश्चन था सर। द सिस्टम ऑफ पार्टी इज नॉट नेशनलिस्टिक बिल्कुल बट बिल्कुल इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा था, वो भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार कह रहा था। नेशनलिस्टिक नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक देख के थोड़ा सा दिमाग में आता है कि चलो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, कि अपने ही लड़के को, अपने ही बेटे को चाचा भतीजा बात है जो प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंडिविजुअलिस्ट नेशनलिस्टिक में थोड़ा सा ये पॉइंट डाल दिया था कि जो रीजनल पार्टीज रहती हैं वो स्टेट के मुद्दे को ज्यादा उठाती है, नेशनलिस्ट मुद्दे। जैसे कोई भी रीजनल पार्टी का आर्टिकल 370 में कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया था, या तो कांग्रेस बिल्कुल उसको अपोज करती थी, बीजेपी उसको करती थी। और जो रीजनल पार्टी है या फिर बिहार में जैसे कि जेडीयू या आरजेडी, वो ज्यादा जैसे कि जो नेशनलिस्ट मुद्दे होते हैं इन पे इनका फोकस नहीं रहता। तो जैसे बिल्कुल। तैसे, जैसे इस क्वेश्चन का भी कोई आइडियल आंसर नहीं था, जो वहां पे समझ में आया वो समझ के मैंने लिखा है। हाँ तो ये एक्चुअली क्या तभी है हुआ ये, कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना अमित जी, ये व्यक्ति हम्म, उन्मुखी, मतलब इंडिविजुअल बात करें तो जैसे हम लोग हम्म, केजरीवाल आप पार्टी का एक फेस हो गए, है ना। अच्छा, अभी हाँ, तभी क्या था, बिहार के इलेक्शन हुए थे जब ये क्वेश्चन आया था, तो आप हाँ, देखें भाई फेस हो गया, जैसे नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का एक फेस हो गए, इधर ये हम्म, आपके फेस हो गए लालू यादव जी के जो सुपुत्र तेजस्वी हैं। यादव, हाँ तो उन सब केस हो गया, जैसे अब हम्म, केजरीवाल हो गए, आपके मोदी हो गए, भाजपा के हो गए, तो ये उसको कह रहा है कि एक इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स है, मतलब अच्छा, राष्ट्रोन्मुखी ना होगा, मतलब एक ये नहीं कि भाई आपका फेस को हटाकर हम बात करें तो फेस आपको हम्म, दिखाई देगा, नहीं तो बहुत सारे हम्म, लीडर होने चाहिए ना किसी पॉलिटिक्स में, बहुत सारे फेस दिखाई दे किसी भी पार्टी के यस, अंदर, उस तरह का क्वेश्चन था। और बिहार के हम्म, परिप्रेक्ष्य में इसलिए क्योंकि तभी चुनाव हुए थे, तो ये क्वेश्चन इसलिए हम्म, उस समय रखा गया था। हम्म। तो जैसे कि जो अभी आपने पॉइंट बताया सर, इंडिविजुअलिस्टिक, वो उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया था कि ये बिल्कुल फेस बिल्कुल वैल्यू हो की जाता बात है। कर रहे हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा बिल्कुल नेपोटिज्म पे, इंडिविजुअलिस्टिक को नेपोटिज्म बिल्कुल पे हम ले गए। इंडिविजुअल फैमिली की बात होती है, नेशन या स्टेट की बात नहीं होती। तो ये भी, ये जैसे कि अगर इस टाइप के डायनेमिक क्वेश्चन आया तो एक पल को अच्छी बात है कि वहां पे जो समझ बिल्कुल में आ रहा है, रीजन ऑफ माइंड दिख रहा है। ऐसे रटे रटाए क्वेश्चन तो कोई भी लिख देगा ना गवर्नर के बारे बहुत, में जाके, बिल्कुल जो बिल्कुल चार बिल्कुल पेज रटा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, हल्का फुल्का पेपर ही पढ़ते रहना है। और बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा डीप में लक्ष्मीकांत जरूरी। हाँ सभी के लिए, सब लक्ष्मीकांत अपना पॉलिटिकली हो हाँ, गया। बिल्कुल हाँ। और जो इसका जो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 में भी थोड़े से हल्के से वो वैसे वैसे क्वेश्चन आए। हाँ हाँ थोड़े से मतलब कि टेंशनल क्वेश्चन एक आध था, लेकिन हल्के से अजीब अजीब से क्वेश्चन आए। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि 5 नंबर क्वेश्चन है, इवेलुएट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिंस 1991। जी जी। तब प्रोडक्ट का कुछ कुछ ट्रेंड तो पता है, अब प्रोडक्टिविटी का उतना आइडिया नहीं है। और ट्रेंड पूछ रहा है तो एग्जैक्ट डाटा अगर इसमें नहीं देंगे तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, आंसर वो क्या कह रहे हैं, नंबर मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया। तो कुछ, हाँ, डाटा इसमें पता नहीं था, तो ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया था। थोड़े से अभी जैसे कि पिछले 1-2 सालों से इकोनॉमिक्स के बिल्कुल भी क्वेश्चन में हल्का फुल्का, मतलब कि हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा लिबरलाइजेशन वगैरह का, थोड़ी बिल्कुल चीजें हल्की डिटेल में। वो और वो प्रिपरेशन करने पे पता चल जाता है सर कि अभी क्या बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल अगर बिल्कुल इकोनॉमिक का सेक्शन की बात की जाए तो एग्रीकल्चर तो पूरा अच्छे से तैयार करना है, सारा सेक्शन एग्रीकल्चर। बिहार में बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, और उसके बाद जो जो उससे रिलेटेड हो जा रहा है आज के टाइम पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, इस टाइप के टॉपिक तैयार करने ही करने हैं। और बिल्कुल इकोनॉमिक्स में हल्का फुल्का वो पोस्ट 1991, और उसके बाद फिर वो प्री 1991, ये भी हल्का फुल्का प्रिपेयर होना चाहिए। और उसके बाद फिर एमएसएमई हो गया, या फिर ये फूड पास्ट वगैरह हो गए, फूड प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद बिल्कुल फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत ज्यादा है अभी डिस्कशन में। ये सब चीजें 40-50 टॉपिक तैयार कर देने चाहिए। उसके बाद फिर तो करें। अगर उसमें से बाहर आ जाएगा तो जो सबके लिए नया है मेरे लिए भी नया है, वहीं पे सोच के लिखा जाएगा और क्या। सही 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 बात। हाँ जो सभी के लिए वही आपके लिए, तो उसमें ज्यादा तनाव लेने वाली बात नहीं है, मिलकर जुलकर उसको हम्म, कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया।
चलिए हम लोग मेंस से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। काफी अच्छे से आपने डिटेल से बताया मेंस के बारे में, प्री के बारे में जैसे बताया, मेंस इंटरव्यू भी काफी अच्छी चर्चा हुई आपसे। थोड़ा सा बस लास्ट में यही कहूंगा कि पूरी परीक्षा के तो आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई। जो फ्रेशर हैं, जो जैसे आपने कहा कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही निकला है पूरा, और अगर आप थोड़ा सा मेंस को अगर मैनेज कर लें, जैसे आपने बताया कि स्टेट स्टेट वाला पोर्शन है, इस वाला ऑप्शन वाला पोर्शन है, तो स्टेट अगर गड़बड़ होगा तो फिर तो सिलेक्शन लिस्ट में आना मुश्किल है। ऑप्शनल अच्छा होगा तो आप रैंक में आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। आपका क्या लास्ट मैसेज, हम लोग बात करें भाई, सभी के लिए क्या मैसेज है, कि क्या संदेश है जो फ्रेशर है उनके लिए क्या? हाँ, जो एक दो बार दे चुके हैं या फिर जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या लगे हुए हैं, उनको तो पता है चीज। जो नए लोग आ रहे हैं सर, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना साल आपको देना है, कितने में निकलना चाहिए और पहले क्या करना। बहुत जैसे कि बढ़िया। अगर कोई अभी मेरा पर्सनल भाई बहन, तो हम तो पहले उसको ये बोलेंगे कि अभी बीपीएससी पे फोकस तुम नहीं करो। मतलब कि अगर तुमको कोचिंग करना है, कोचिंग करो, यूपीएससी का एक बार पढ़ो और अटेम्प्ट दो अच्छे से। बहुत अगर बढ़िया। यूपीएससी एप्लीकेशन करने पे क्या होता है कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और अगर नहीं होने पे भी बीपीएससी में स्कोप रहता है कि हो जाएगा अगर सही से पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया। और ऐसे बस स्पेशल बीपीएससी की तैयारी करने के चक्कर में लोग बुक्स वगैरह बहुत कम पढ़ते हैं यूपीएससी के चक्कर। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यूपीएससी या बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है, इसमें कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका सिलेक्शन हो ना हो, आपको लगे हुए रहना है। बहुत समय ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम्स ना निकले या मेंस ना निकले, या फिर इंटरव्यू तक गए और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खुद में कामनेस बनाए रखने का, कि 1-2 साल जनरली लग जाते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5-6 साल भी लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंट बना कर रखना है, क्योंकि पूरा जो यूपीएससी का फेज होता है या बीपीएससी का, वो 2 फेज होता है, एक प्री सिलेक्शन, एक आफ्टर सिलेक्शन। जो भी स्ट्रगल है प्री सिलेक्शन है, आफ्टर सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाने के बाद तो बहुत लोग करने वाले मिल जाएंगे। जो आप पे डाउट भी कर रहा होगा ना, वो भी कहेगा कि नहीं हम तो जानते थे, तुम तो निकाल लोगे, ये है वो है। तो बस आप पे डिपेंड करता है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली 5-6 घंटे पढ़ना है। ज़्यादा उतनी भी ज़्यादा जरूरत नहीं कि सीरियस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, थोड़ा बहुत छुट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश रखना है कि डेली का न्यूज़पेपर वगैरह नहीं छूटे। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन और प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, बिना उसके नहीं होने का। क्योंकि आज के टाइम पे जो बीपीएससी में कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। प्रैक्टिस होना चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए, और ऑप्शनल पे कमांड होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कर लेने पे तो आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।